अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज। मैं हूं शराज हसनाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब पुलिस की और आपको बताएंगे कि पंजाब पुलिस में किस तरह घपलों का एक बाजार गर्म है। कहीं पे तो पंजाब पुलिस के एहलकार अपना ही सरकारी असला गैर कानूनी तौर पे मालखानों से निकाल कर बेच रहे हैं और कहीं पर इनके अपने ही जो एहलकार हैं वो दिन दिहाड़े लोगों से नकदियां छीन रहे हैं, खवातीन से पर्स छीन रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो अभी आपको स्क्रीन पे चलती हुई नजर आएंगी, जिसमें आपको आइडिया होगा कि किस तरह पंजाब पुलिस के एहलकार ना सिर्फ वारदातों में मुलविस हैं बल्कि अपनी फोर्स को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। इसके साथ साथ आज हम एक्सपोज करेंगे कि पंजाब पुलिस में जो तकरीबन 150 के करीब एहलकारों को भर्ती किया गया, उसकी बैकग्राउंड रियलिटी क्या थी। और ये वो एहलकार थे जिनको पुलिस के अंदर इंडक्ट किया गया बगैर किसी तरीकेकार के, यानी इन लोगों को डायरेक्टली पुलिस में इंडक्ट कर दिया गया। कई साल ये नौकरियां करते रहे, इनकी जाली भर्तियां थी जिसपे कई साल मुख्तलिफ अजला में नौकरियां करते रहे। और उसके बाद जब ये स्कैम मंजर यहां पर आया, जब पता चला कि ये तमाम की तमाम भर्तियां जाली हैं और ये लोग जिनमें से अक्सरियत मुख्तलिफ VIPs के साथ सिक्योरिटी ड्यूटियों पर तैनात रही, यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा सामने या रोनमा हो सकता था, कोई इनमें दहशतगर्द हो सकता था जिसकी भर्ती पंजाब पुलिस में कर दी गई। लेकिन किसी ने इनको नहीं पूछा, किसी ने इनको नहीं जाना, इनको सजाएं मिलती रहीं, इनको तनख्वाहें मिलती रहीं। और बिल आखिर जब ये स्कैम मंजर आम पर अचानक आया, एक इत्तफाकिया वाकया हुआ जिसमें एक एहलकार को जब बरतरफ किया गया और उसका रिकॉर्ड निकलवाया गया तो मालूम हुआ कि वो तो कभी भर्ती ही नहीं हुआ था। और ये भी साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जो नई डॉल्फिन फोर्स लाहौर में तकरीबन 2 अरब रुपए की लागत से बनाई गई है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या वाकई ये शहर में जराइम पर कंट्रोल कर सकती है या इस रकम से पूरे पंजाब में फोर्स की हालत जार को बेहतर बनाया जा सकता था, ये सब कुछ हम जानेंगे। मगर मैं सबसे पहले लाहौर स्टूडियो चलता हूं जहां हमारे रिपोर्टर हैं वसीम रियाज, क्राइम को कवर करते हैं, हमें ज्वाइन किया। वसीम, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो एक पंजाब पुलिस का एहलकार पकड़ा गया और उसको डॉल्फिन फोर्स ने ही पकड़ा, जो एक खातून से पर्स छीन कर भाग रहा था, पुलिस की यूनिफॉर्म की उसने जो पैंट है वो पहनी हुई थी और गुलबर्ग में एक अहम शख्सियत के घर ये सिक्योरिटी पर तैनात था, थोड़ा इस वाकये के बारे में हमें बताएं। जी बिल्कुल शराज, ये तकरीबन एक हफ्ता कबल की ये बात है जब डॉल्फिन फोर्स को लाया गया था। और डॉल्फिन फोर्स को लाहौर में लाया गया था सिर्फ क्राइम कंट्रोल के लिए, और उन्होंने आते ही अपना काम जो है वो बखूबी शुरू किया। गुलबर्ग के इलाके में ये वारदात जो है वो हुई थी जिसमें डॉल्फिन फोर्स को इतला मिली, जो फौरी मौके पर पहुंची और इस शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। बाद जब इससे तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि शाहिद नज़ीर इसका नाम है और ये एक सियासी शख्सियत के घर सिक्योरिटी पर ममूर है और सेकंड टाइम ये जो वारदातों में मुलविस था। इसके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमा जो है वो भी ट्रेस किए गए हैं। पुलिस ज़राए ने हमें इस हवाले से ये बताया है कि इसके खिलाफ ये अकेला ही जो है वो चोरियां करता था और मुतअद्दिद वारदातें जो अब तक कर चुका है। अच्छा वसीम, मुझे ये भी बताइएगा कि ये डॉल्फिन फोर्स तो इन्होंने बना दी, मैं पॉइंट ये है कि आपने एक फोर्स पे तकरीबन 2 अरब रुपए लगा दिए, उसकी बड़ी हैवी किस्म की ट्रेनिंग की गई, जो बाइक्स उनको दी गई हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 13 लाख रुपए की एक बाइक है। 688 इसके एहलकार है, मगर कहा यह जा रहा है कि जो यूनिफॉर्म इन्हें दिया गया है वो सिर्फ एक यूनिफॉर्म है, वो घर से पहन के नहीं आ सकते, हेडक्वार्टर आते हैं, वहां पे यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, फील्ड में जाते हैं, वापस आते हैं, यानी जो सिस्टम है इसका वो पूरी तरह वैल्यूएट नहीं किया गया। तो क्या आप समझते हैं कि इन हालात में, अभी इब्तदाई तौर पर तो इस फोर्स ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन इन हालात में ये अपना ये काम जारी रख सकेगी या इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकेगी जो इससे एक्सपेक्ट की जा रही है? बिल्कुल शराज, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो उठाया है। मैं आपको बताता चलूं कि इससे कबल भी जो है वो कई फोर्सेस लाई गई जिनमें मुजाहिद, एलीट, क्विक रिस्पांस फोर्स और टाइगर फोर्स जो है वो शामिल हैं, जिनका अब नामो निशान जो है वो नहीं है। एलीट जो तैयार की गई थी वो अब तमाम की तमाम VIPs के साथ है। डॉल्फिन फोर्स को ले तो आया गया, इन पर काफ़ी जो रकम है वो भी खर्च की गई, लेकिन मुस्तकबिल में क्या ये डॉल्फिन फोर्स कामयाब हो सकेगी, इस हवाले से हुकाम ने जो है वो किसी भी किस्म की हिकमत अमली जो है वो नहीं बनाई। जो यूनिफॉर्म डॉल्फिन फोर्स को फराहम किया गया है वो सिर्फ एक है और इस पर उन पर यह भी पाबंदी है कि वो यूनिफॉर्म पहनकर घर नहीं जा सकते और घर से ऑफिस नहीं आ सकते। और ट्रेनिंग के दौरान मुतअद्दिद एहलकारों का यूनिफॉर्म जो है वो फट भी चुका है। और वसीम, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि ये सब कुछ तो कर लिया, 25 मास्टर ट्रेनर्स भी थे, टर्की से उनको ट्रेन करवाया गया, लाखों रुपया उनकी ट्रेनिंग पे लगाया गया, उनको भी फील्ड में भेज दिया गया है। तो अगर वो ट्रेनर ही फील्ड में जाएंगे तो फिर इनको ट्रेनिंग कौन देगा मजीद एहलकारों को?
जी बिल्कुल, ये भी एक अहम सवाल है आपका कि 25 जो इन्होंने मास्टर ट्रेनर जो है वो तैयार करवाए हैं। एक ट्रेनर पर 20 लाख रुपया जो वो खर्च किया गया, जिनको यहाँ से तुर्की जो है वो भिजवाया गया था। उसके बाद ये लोग यहाँ पर आए और ये फोर्स जो है वो नए एहलकार भर्ती किए, उनको ट्रेनिंग दी। अगर अब इन एहलकारों के साथ इनको फील्ड पर लगा दिया गया है, उसके बाद मजीद 2400 एहलकारों की भर्ती का अमल जो है वो शुरू किया गया है, जो जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अब बात यह है कि ये एहलकार जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, और जो नई भर्ती की जाएगी उनको तरबियत कौन देगा। पुलिस के जो अफसरान हैं उन्होंने इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई प्लानिंग जो है वो नहीं की कि ये जो ट्रेन लोग हैं जो तुर्की से तरबियत लेकर लाहौर आए हैं, ये महकमे की कुछ लोगों को ट्रेन करते जो आने वाले जो मजीद पॉलिसी नहीं दी जा रही, सूरत हाल नहीं है। जिस तरह ये बाइक्स भी आ गई है, मगर पुलिस की जो मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप है इनके पास का कोई इंतजाम नहीं है। जो मैंने आपसे एक और बात की थी, तकरीबन 150 के करीब वो एहलकार थे जिनको पंजाब पुलिस में भर्तियां कर दी गया था। जाली इनकी सर्विस बुक बनाई गई, जाली पासबुक बनाई गई और मुख्तलिफ शहरों में ये तैनात रहे। वसीम, जिस वक्त जिस स्कैंडल मंजर यहाँ पे आया पंजाब पुलिस में जाली भर्ती का, इसकी इंक्वायरी की DIG मुल्तान रेंज तारिक मसूद जासीन ने। इन लोगों को निकाल भी दिया गया है, एंटी करप्शन में मुकदमात भी दर्ज हैं। जो पुलिस के मुलाजमीन थे, खासतौर पर जो IG ऑफिस में तैनात सीनियर पुलिस मुलाजमीन थे जो इसमें मुलविस थे, उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई की गई है? जी शिराज, मैं आपको बताऊं कि ये जो जाली भर्तियों का जो केस है, ये केस शुरू हुआ था मुल्तान से। ये 2010, 11 और 12 में जो है ये बोगस भर्तियां की गई थी, जिसका इंकशाफ हुआ तो इसका मुकदमा जो है वो लाहौर के थाना पुरानी अनारकली में जो है वो दर्ज किया गया। जिसके बाद अब तक 146 अफराद जो हैं वो जाली भर्तियां थी, और अब तक 17 अफराद को जो है वो पकड़ा जा चुका है। पकड़े जाने वालों में जो IG ऑफिस में क्लर्क और सुपरिटेंडेंट हैं वो भी शामिल हैं। इनमें रियाज सुपरिटेंडेंट, कुछ नाम मेरे पास हैं, मैं वो आपको बताता चलूं। इनमें सुपरिटेंडेंट जो IG ऑफिस में बैठते हैं रियाज, सुहेल अंजम क्लर्क हैं, और आसिफ नदीम ये भी क्लर्क हैं, नदीम बशीर बेग ये भी क्लर्क हैं। ये 4 लोग जो हैं वो अब तक पकड़े जा चुके हैं, जो इस टाइम लाहौर की जेल में है। जबकि इसकी इंक्वायरी RPO मुल्तान तारिक मसूद यासीन जो है वो खुद कर रहे हैं। लाहौर में इसकी तफ्तीश जो है वो DSP इस्लामपुरा मेहर मुमताज को दी गई थी, लेकिन ताहम अब उन्होंने अपनी तफ्तीश जो है वो की। उसके बाद अब ये तफ्तीश जो है एंटी करप्शन के हवाले कर दी गई है। तफ्तीश एंटी करप्शन के हवाले कर दी गई है। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन। पंजाब पुलिस के खिलाफ और भी बहुत सी तहकीकात का सिलसिला जारी है, मगर सब कुछ इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले पंजाब पुलिस में जो जाली भर्तियां हैं उस स्कैंडल पे हम बात कर रहे थे, और इस पे बात करने के लिए जो एक कांस्टेबल थे उन्होंने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त रखी है, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। ये हमें बताएंगे कि उनके साथ हुआ क्या था। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों के ऊपर मेजर इल्जाम यह था कि आप लोग पैसे देके भर्ती हुए थे, तो आप लोग भर्ती कब हुए, कैसे हुए और कितने पैसे आपने दिए? सर, हमने कोई पैसा भी नहीं दिया। अच्छा। 2009 में हम भर्ती हुए, 2 फरवरी को ये भर्तियां आई। हाँ। हमने बकायदा इसमें एप्लीकेशन दी, उसके बाद हमने छाती हमारी ली गई, उसके बाद दौड़ कराई गई। जो भी प्रॉपर प्रोसीजर था हमने वो पूरा किया। ठीक है। उसके बाद हम तकरीबन 4 साल ड्यूटी करते रहे हैं। कहाँ ड्यूटी की आपने? कहाँ ड्यूटी की? तनख्वाह पहले हमने पुलिस लाइन मुल्तान में ड्यूटी की है। हाँ। उसके बाद हमें पुलिस लाइन मुल्तान के साथ पुलिस लाइन नंबर 2 है, उधर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। उसके बाद फिर हमें PM हाउस जो साबका था उस पर रखा गया, जो तबादला किया गया। यानी आप PM हाउस में भी रहे, यानी मुल्तान में जो गिलानी साहब का घर है वहां पे आप रहे? जी वहां पे। अच्छा। उसके बाद जैसे रूटीन वाइज तबादला हुआ हमारा PS न्यू मुल्तान जो मुल्तान में है, वहां पर हमने तकरीबन 1 साल गुजारा है। ठीक है। कितने साल नौकरी की आपने? 4 साल नौकरी। तो आपको क्या फिर पकड़े कैसे गए आप, क्या हुआ? 2013 में हम नौकरी कर रहे थे तो हमें तलब किया गया। 136-40 और लड़के थे जो हमारे साथ मुलाजमीन थे, उनके साथ हमें तलब किया गया CPO ऑफिस में। ठीक है। और हमें कहा गया कि आपका जो फौजी मिसल और अमाल नामा है ना, वो हमारे दफ्तरी अमले से गुम हो चुका है। हमने नए सिरे से उसको बनाना है, तो इसके लिए आप हमें 2-2 लाख रुपया फी लड़का देंगे। ये किसने रिश्वत मांगी आपसे? ये असिस्टेंट डायरेक्टर CPO ऑफिस, जिसके नीचे पूरी ब्रांच होती है, जिसके नीचे क्लरिकल स्टाफ और अमालनामा क्लर्क करते हैं, ड्यूटी करते हैं। हमने कहा इसमें आपकी दफ्तरी गलती है, इसमें हमारा क्या कसूर है? फिर बना क्या? उन्होंने फिर हम पर FIR दे दी कि आपका फौजी मिसल नहीं है, अमालनामा नहीं है, आप महकमे में प्रॉपर भर्ती नहीं हुए, इसलिए आप और हमें नौकरी से निकाल दिया। ठीक है। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि जितने भी और लोग भर्ती हुए थे, पुलिस ये क्लेम करती है कि आप सब लोग पैसे देके भर्ती हुए थे, और जो आपके मुलजिम पकड़े गए हैं इंक्वायरी में, उन्होंने भी इतराफ किया है कि हाँ हमने जाली भर्तियां की थी पैसे लेके।
ये बिल्कुल गलत है सरासर। अगर हम जेली भर्ती होते तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो उसकी जजमेंट मैंने आपको भेजी है वो आप पढ़ लें, उसमें ये हमारे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सके। अच्छा, उस पे हमें रिस्टोर सर्विस विद ऑल बैक बेनिफिट किया है, तनख्वाह के साथ हमें बहाल किया है। तो फिर बना क्या अब आपका? फिर उन्होंने इसको डबल बेंच में चैलेंज किया, उधर से भी हमारे हक में फैसला हुआ। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट इन्होंने भेजा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जब इनके से कहा है कि आप अपने आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें, जो बंदे इसमें मुलविस है इनका रिकॉर्ड गायब करने में, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, तो इन्होंने उनके बजाय हम पर 780 लगाकर FIR दे दी लाहौर में। लाहौर में पुरानी नारगली थाने में। आपके कोई लोग गिरफ्तार भी हैं इसमें? जी, वो बेल हो गई है उनकी। अच्छा, कुछ लोगों की बेल भी हो गई। अच्छा, मुझे बताइएगा कि तमाम की बेल हो गई है, कुछ की नहीं, तमाम की बेल हो गई है। सबसे पहले 780 खारिज हुई है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप लोगों की असल भर्ती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो जजमेंट में लिखा हुआ है मिर्जा खालिद मुजाहिद है, और उसको जो तोहफा देने वाले उस वक्त के CTO गुलाम मोहम्मद डोगर हैं। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा कि आप क्यों अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाह रहे? आप पुलिस में भर्ती हुए काम करते हैं, आप लोगों ने अदालतों में स्टैंड लिया हुआ है, अगर आप सच्चे हैं, मुकदमा पेश कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी शनाख्त जाहिर करने में क्या मसला है? सर, हम एक पुलिस मुलाजिम है, हमने कल आज नहीं तो कॉलोनी के नीचे ड्यूटी करनी है। अच्छा, हमें यही मसला है कि ये हम पर FIR दे देते हैं, हमें पकड़ते हैं, और जो पुराना FIR, आप देखो हमारा मसला चल रहा है बोगस भर्ती का, ये है सुप्रीम कोर्ट में, ये हमें पकड़ते हैं और हम पर पर्चा दे देते हैं डकैती का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो तारिक मसूद यासीन जो RPO मुल्तान, उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवा दी और उसमें आप लोगों को गिल्टी डिक्लेयर किया हुआ है। मैं आपको तारिक मसूद यासीन के बारे में बताता हूँ कि 4 इनमें से जो लिस्ट मैंने आपको भेजी है, मोहम्मद तैर वल सखावत अली का तबादला तैर मसूद यासीन ने, और इसके साथ 11 लड़के और हैं जिनके ट्रांसफर आर्डर तारिक मसूद यासीन ने किए हैं। ठीक है, तारिक मसूद यासीन कैसे इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर हो सकता है जब वो खुद ट्रांसफर कर रहा है और बाद में कहता है वो ट्रांसफर बोगस है? कुछ कहता है मैंने खुद किए हैं सैन, कुछ कहता है मुझे करवाए हैं। ठीक, अब आप क्या अपील करते हैं गवर्नमेंट को? आप तो कह रहे हैं अब सही है, गवर्नमेंट कह रही है आपकी बोगस भर्ती है। जी, हम यही अपील करते हैं कि अगर हम गलत हैं तो ये अदालत में हमें गलत साबित। जी बिल्कुल, ये बातें आपने सुनी, और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है मुल्तान से RPO मुल्तान तारिक मसूद यासीन। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने जो महकमा पुलिस में तकरीबन 150 के करीब जाली भर्तियां हुई थी, उसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है, कुछ हमारे नाजरीन से शेयर कीजिएगा कि ये भर्तियां हुई कैसे और इंक्वायरी की कंक्लूजन क्या है? जी शिराज, थैंक यू वेरी मच। शिराज, बेसिकली पहले तो इसको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये भर्तियां नहीं थी, ठीक है ना। ये कोई जो आपने इंक्वायरी कंक्लूड की है उसमें कोई 150 के करीब जो हैं वो लोग आइडेंटिफाई हुए इसमें अभी तक जो है। ठीक है, ये जो 150 हैं, ये जो मुजवजा तरीक़ेकार है हमारा भर्ती का, ये उसके किसी भी प्रोसेस के थ्रू ये भर्ती नहीं हुए। अच्छा, अब इन केसेस के अंदर ये जो क्लर्क्स थे, जो इनके कस्टोडियंस थे इस रिकॉर्ड के, बेसिकली ये लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने ये किया कि एक ऑलरेडी एक हमारा बेल्ट नंबर होता है, जो जितने लोग हैं उतने वहां तक जाता है। 1 से 4000 वैकेंसीज हैं, वो 4000 तक जाएगा, और वो एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो चेंज भी हो सकता है जब कोई ट्रांसफर होता है, जिसको पेटी नंबर कहते हैं मुल्तान में। जी, बेल्ट नंबर जी। अब उस बेल्ट नंबर के ऊपर एक आदमी ऑलरेडी काम कर रहा है, एक खास एक अपने नाम के साथ जो प्रोसेस से भर्ती होके आया है। यहाँ पे बाहर से एक ऐसा बंदा जो भर्ती के प्रोसेस से बिल्कुल नहीं गुजरा, कोई वो एक आम आदमी है प्राइवेट, उसका नाम उस नंबर के अगेंस्ट लिख के जाली उसकी एप्लीकेशन ट्रांसफर की तैयार करके और उसको वेरीफाई कर, यानी एक पेटी पे एक पेटी नंबर पे दो बंदे अपॉइंट हो गए। अपॉइंट तो हुआ ही नहीं ना भाई, मतलब वो बंदा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना, वो तो अपने घर में बैठा हुआ है। ठीक है, उसकी तो सिर्फ एक उसका नाम लिख के वो नंबर डाल के, ये जो मैंने बताया सर्विस रोल और कैरेक्टर रोल में वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, इस रिकॉर्ड में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे तो कोई और बंदा एग्जिस्ट करता है। अब उसका नंबर जो है वो उठाया, उसके आगे एक नाम लिखा है, खत बना लिया जाली, ठीक है, जिसके ऊपर जाली दस्तखत लगा दिए, जाली फॉरवर्डिंग लेटर लगा लिए, बाय हैंड ले जाके मेल मिलाप करके वो अगले दफ्तर में जहां से ट्रांसफर्स होते हैं लाहौर में, वहां पे जमा करवाया। वो लोग साथ मिल गए, ठीक है, और उसकी ट्रांसफर करवा ली। जी, उन्होंने उसकी ट्रांसफर करवा ली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उसको उन्होंने झंग, भावलपुर, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसमें इन्वॉल्व, वहां ट्रांसफर करवा ली। ठीक है जी। अब उसके अंदर ट्रांसफर के दौरान जो है वो बाय हैंड ही उसकी वहां पे जाली जो है वो एक रपट दर्ज कर ली। लेकिन तारिक साहब वो लोग तनख्वाहें भी तो लेते रहे हैं ना। उसके
उसके अंदर जो है वो जब वो जंग में पहुंच गया तो एक जाली एलपीसी के जरिए वो वहां पे सिस्टम में एंटर हो गया। ठीक है। और उसका जाली ही वो सर्विस रोल जो है वो एक तैयार कर लिया गया, क्योंकि वो लोग इन्वॉल्व थे जो ऑलरेडी उस ब्रांच में हैं। उन्होंने वैसा ही एक जाली उसका एक नया बना के, जो बंदा बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, वो जंग में जमा करवा दिया। ठीक है। जंग में उसने ड्यूटीज शुरू कर दी जिसने ट्रेनिंग भी नहीं की। अच्छा तारिक साहब, मैं माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक के फौरन बाद दोबारा आपसे आता हूं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। किस तरह ये इंकशाफ हुआ और किस तरह ये लोग पकड़े गए जानते हैं दोबारा से तारिक मसूद जासिम से बगैर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले आरपीओ मुल्तान हमें बता रहे थे कि किस तरीके से इस ग्रुप को बेनकाब किया गया, जिसमें पुलिस के मुलाजिम भी शामिल थे जो जाली भर्तियां करते थे। जी तारिक साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूं। आप मुझे बताइएगा, जब आपने इसको अनअर्थ कर दिया, इसमें पुलिस के मुलाजिम भी शामिल थे, तो इंकशाफ क्या हुआ? कितने पैसे ये लोगों से लेते थे भर्ती के लिए और किन ओहदों पर इन लोगों को भर्ती किया जाता था? तारिक साहब, ये इसमें ज्यादातर 150 जो है वो सारे कांस्टेबल के लेवल के ऊपर ही ये फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट से या बिल्कुल ही जाली जो है वो ऑर्डर्स के जरिए ये लोग जो है वो फीकस पैसे कितने ले रहे थे ये रिश्वत? ये 2 से 3 लाख रुपया पर हेड ये लेते थे इनसे, और लेके फिर उस बंदे को भी जो इसमें होता था उसको कॉन्फिडेंस भी लिया होता था, उसको पता होता था कि मैं किसी प्रोसेस के तहत भर्ती नहीं हुआ, मैं ट्रांसफर होके जाता हूँ, और फिर उसको ये बाकायदा वर्दी पहनने की ट्रेनिंग देके, और फिर जब ये जिस तरह मैंने पहले बताया, जब वो जंग पहुंच गया तो जंग से फिर उसकी एक और जो लाहौर में माफिया था उसके साथ मिलके, यानी आगे से आगे ट्रांसफर करवा के उसको लीगलाइज करने की कोशिश, ट्रांसफर उसने म्यूचुअल करवा ली, और फिर उसने कुछ 2 या 3 ट्रांसफर्स के बाद वापस वो मुल्तान पहुंच गया। अच्छा तारिक साहब, मैं ये आखिर में पूछना चाह रहा था कि अब आपने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, इस केस का स्टेटस क्या है? क्या ये लोग जो है वो बहाल हो चुके हैं और इसकी इंक्वायरी एंटी करप्शन के भी हैंड ओवर कर दी गई है? वो क्या इंक्वायरी है? जी मैं बताता हूँ कि टोटल इसमें 37 जो है वो FIRs दर्ज हुई हैं, और वो सारी की सारी उसमें जो अभी तक जो उसके अंदर टोटल मैं आपको उसका फिगर ये भी बता सकता हूँ, इसमें 119 जो हैं वो ऐसे थे जो ऐसे उन्होंने मल्टीपल ऑर्डर्स इशू करवाए ट्रांसफर के। 119 वो ऑर्डर्स थे जो मैनिपुलेट करके जाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और फेक वो प्रेजेंट करके वो करवाए, और 84 बिल्कुल इसमें जो है वो फेक ऑर्डर्स थे। ये तो थी इसके अंदर जो है वो ऑर्डर्स की तादाद। लेकिन अब ये जो टोटल 37 केसेस हैं, इसके अंदर जो टोटल लोग इन्वॉल्व है 255 जो है वो हमारे पास लिस्ट है जो इसमें, और इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इन्वॉल्व है वो 35 हैं। अच्छा और जी, और उसके अंदर जो टोटल फिजिकली जो अरेस्ट जो लोग हो गए हैं वो 44 हैं जो अभी अरेस्ट हुए हैं। अब एंटी करप्शन ने ये किया कि ये क्योंकि पूरे पंजाब में मुख्तलिफ जिलों में इनके केसेस थे, उनको एंटी करप्शन जो है वो अब एक ही इधर मुल्तान में इकट्ठा कर रही है, और वो सारे केसेस अदालत में, ताकि प्रॉपर जो है वो परस्यू। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मसूद जासिम, आरपीओ मुल्तान हमसे बात कर रहे थे, जो इसकी केस की इंक्वायरी कर रहे थे। बहरहाल जो विक्टिम था वो कोई और स्टोरी सुना रहा था, और आरपीओ मुल्तान के मुताबिक असल रियलिटी ये थी। और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ये पूछना चाह रहा था कि डॉल्फिन फोर्स आपने बनाई, कुछ हमने उसके मुजाहरे भी देखे जिनमें एक पुलिस एहलकार को रंगे हाथों इन्होंने पकड़ा भी। कुछ उंगलियां ये उठ रही हैं कि जितने पैसे इस डॉल्फिन फोर्स पे लगाए गए उसमें बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सकता था, शायद पूरे पंजाब की फोर्स की हालत बेहतर बनाई जा सकती थी। तो ये स्पेशली सारा प्रोजेक्ट लाहौर के लिए क्यों, और किस तरह आप समझते हैं कि डॉल्फिन फोर्स लाहौर जो क्राइम का गढ़ बन चुका हुआ था उस पर काबू पा लेगी? जी थैंक यू वेरी मच शराज। अब जब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, तो पुलिस में भी स्पेशलाइजेशन जो है रिक्वायरमेंट है। अभी स्पेशलाइजेशन किस तरह होनी है, उसमें हमारे प्रिवेंटिव यूनिट्स अलहदा होने चाहिए, पेट्रोलिंग यूनिट्स अलहदा होने चाहिए, सिक्योरिटी यूनिट्स अलहदा होने चाहिए, गार्ड्स की ड्यूटीज़ अलहदा होनी चाहिए, रेडिंग पार्टीज़ अलहदा होनी चाहिए, स्वाट टीम्स अलहदा होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स अलहदा होने चाहिए। उसी पैटर्न को सामने रख के हमने डॉल्फिन जो है उसका प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया है। ये मॉडल आपको पता है इस्तांबुल से लिया गया, उसको फॉलो किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि ये एक आने वाले वक्त के लिए एक रिक्वायरमेंट है। सड़कों के ऊपर एक सेपरेट पुलिस होना जो एक प्रॉपर तरीके से लोगों से बात कर सके, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सके, स्ट्रीट क्राइम को प्रिवेंट कर सके। फोर्स थी जिस तरह मुजाहिद फोर्स, टाइगर फोर्स, और उसका नामो निशान खत्म हो गया, डॉल्फिन फोर्स आ गई। तो क्या यही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसकी बेहतरी के लिए लगाया जाता तो वो बेहतर ना होता? देखिए शराज, वो जो फोर्स है वो मौजूद है। अब इशू इस कि हमारी डायनामिक्स रोज़ाना की बेस पे चेंज हो रही हैं।
डायनामिक्स इस तरह चेंज हो रहे हैं कि आप देखें पुलिस की जो इंगेजमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रिलेटेड एंड लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड हो गई हैं। मुजाहिद भी मौजूद है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी ड्यूटीज़ ज़्यादा डाइवर्ट हो गई टूवर्ड्स सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर एंड एस्कॉर्ट्स। इन हालात में ज़रूरत थी एक ऐसे क्राइम प्रिवेंशन यूनिट की जो सड़कों को पेट्रोल कर सके और आवाम में एक इम्प्रेशन दे सके पब्लिक फ्रेंडली होने का, फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने का, और क्राइम के लिए जब वो जाते हैं क्रिमिनल्स के पीछे तो उनके हॉट परस्यूट का। तो ये रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है क्या वाकई? अभी तक डॉल्फिन फोर्स जो है, कुछ हमने फुटेजेस भी देखी जिस तरह एक पुलिस के एहलकार को इन्होंने पकड़ा, कुछ शराब फरोशों को इन्होंने पकड़ा, सड़कों पे भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक इमेज बिल्डिंग तो बेहतर हो रही है, लेकिन आप समझते हैं कि क्राइम प्रिवेंशन भी इससे बेहतर हो रही है? शराज, ये चूँकि नया यूनिट है, इसकी असेसमेंट, इसकी प्रिवेंटिव जो एक्टिविटी है, इसके KPIs, उनको मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अभी तक जो 1 हफ्ते का फीडबैक है उसमें अगर हम पब्लिक फीडबैक की बात करें तो लोग बेतहाशा खुश हैं। उनके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है, पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुश है। रीज़न बीइंग के एक सेपरेट ट्रेन यूनिट उनको क्राइम प्रिवेंशन के लिए मिल गया है। तो अभी तक तो 1 हफ्ते का जो है वो फीडबैक बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर द टाइम हम इनका इंशाल्लाह ताला एक KPI को देखेंगे और इनको मेजर करेंगे और उसकी बेस पे हम ये असेस भी कर सकेंगे कि हम फर्दर क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह अभी पुलिस एहलकार पकड़ा गया है वारदात करते हुए, ये डॉल्फिन फोर्स थी जिसने इसको पकड़ लिया, शायद दूसरी फोर्स होती तो अपने पेटी भाई को छोड़ देती। और इसके साथ साथ आपका एक मुनामा का भी स्कैंडल आया जिसमें वहां के मुहर्रर ने सारे थाने का शायद सरकारी असला बेच दिया है, जिसकी इंक्वायरी भी CCP लाहौर के कहने पे एंटी करप्शन कर रहा है। तो जब इस तरह के एक तो दोनों वाकयात द्वारा मुझे थोड़े से बता दीजिएगा, और जब पुलिस एहलकार यूं क्राइम में मुलविस होंगे तो इसका इंपैक्ट अवाम पे क्या जा रहा होगा? अनफॉर्चुनेटली शराज, मैं यहाँ पे किसी गलत काम को डिफेंड नहीं कर सकता, ना मुझे करना चाहिए। लेकिन उसमें जो मैं चीज़ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पुलिस एहलकार गलत काम करता है तो ये फ़िल्टर, ये अरेस्ट्स, ये जो इस सारे प्रोसेस को, गलत काम को एक ब्रेक लगाई जाती है, वो भी तो पुलिस ही लगाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस, हमारे अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम ऐसी चीज़ें डिटेक्ट कर लेते हैं। जहाँ तक इस एहलकार की आप बात कर रहे हैं जिसे डॉल्फिन ने पकड़ा है, तो अगर लोकल पुलिस होती तो तब भी वो उसको ज़रूर पकड़ती। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पुलिस वाला एक काली भेड़ जो है वो क्राइम कर रहा और उसे बाकी पुलिस छोड़ देती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मिसपरसेप्शन है, नंबर 1। नंबर 2, अगेन मैं डिनाई नहीं कर रहा किसी चीज़ को कि हमारे अंदर काली भेड़ें नहीं हैं, लेकिन उन काली भेड़ों को हम फ़िल्टर करते हैं। ये जो मनामा वाला इंसिडेंट आप कोट कर रहे हैं, इसको भी तो पुलिस ने ही डिटेक्ट किया, पुलिस ने ही डिटेक्ट करके उस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, पुलिस ने ही डिटेक्ट करने के बाद आगे एंटी करप्शन को रेफ़र किया। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस के जो अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़म्स हैं, जो चेक्स हैं, वो काम कर रहे हैं। तो पुलिस ऐसे जो लोग हैं उनको शंट करती रहती है। एक ब्रेक यहाँ पे लेते हैं और जो फॉर्मर आईजीज़ हैं उनसे भी जानते हैं कि जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है वो उससे कितने मुतमईन है, और इसके साथ साथ एंटी करप्शन से जानेंगे कि जो इंक्वायरीज उनके पास आ रही हैं वो उसका क्या कह रही है। सब कुछ जानेंगे मगर इस वक्त के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले आप सूरत जा रहे थे कि क्या वाकई डॉल्फिन फोर्स बहुत जरूरी है, और इस हवाले से ज्वाइन किया है हमें साबिक IG पंजाब ख्वाजा खालिद फारूक ने। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप साबिक IG पंजाब रहे हैं और ये डॉल्फिन फोर्स एक लाहौर में बनाई गई है, 2 अरब का कहा जा रहा है उसका बजट है, तो सर क्या ये लाहौर के लिए डॉल्फिन फोर्स इतनी जरूरी थी? बात यह है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही वो मीठा होगा जी। तो ये कॉन्सेप्ट, तो ये जो एक्नॉलेज आप कर रहे हैं कि आपको बेहतर फोर्स ट्रेनिंग बेहतर होनी चाहिए, रिसोर्सेज ज्यादा दें, मुहैया दें, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। तो इसको एक्नॉलेज किया गया है। ठीक है। तो ये अगर लॉ एंड ऑर्डर के, लेकिन ये इन पॉकेट से के जरिए बेसिकली तो ये स्ट्रीट क्राइम को डील करने के लिए होती है अर्बन शहरों में। लेकिन सर मेरा अर्ज ये था कि स्ट्रीट क्राइम को डील करने के लिए आपके थाने में वो टाइगर स्क्वाड्स थे, गाड़ियां चलती थी उसकी, मुजाहिद फोर्स की, बाकी चीजें थी, ये सब कुछ पहले स्ट्रीट क्राइम के लिए था, उनको आपने गायब कर दिया, उनका बेड़ा गर्क कर दिया। ये डॉल्फिन फोर्स आप निकाल के ले आए। वो कॉन्सेप्ट पुराना है, लेकिन मॉडल जो है टर्किश लेके पैसा ज्यादा लगा के एक बेहतर कोर्स डेफिनेटली क्रिएट की गई है। ठीक है। मेरा पॉइंट है कि ये जरूरत तो है इन चीजों की। ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि जब वो, जैसे आपने कहा है कि इसको ओवरऑल पंजाब पुलिस के हवाले से देखना चाहिए। ठीक है। कि आप रिसोर्सेज जो है उस डेवलपमेंट के लिए कितने रिसोर्सेज पंजाब पुलिस को दे रहे हैं। ठीक है। और उसमें अगर आप उसका एनालिसिस करें, जो बजट इनको पंजाब पुलिस को मिले
उसका 85% के करीब तो तनख्वाहों पे चले जाता है। जी ऐसे ही है जी। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल ये प्रोजेक्ट वर्क की जरूरत था, मगर इसके साथ साथ पंजाब पुलिस का दीगर बजट भी बढ़ाया जाए ताकि दूसरे जो अजला हैं वो महरूमी का शिकार ना, और उन्हें भी मालूम हो कि उनके लिए भी कोई स्टेप्स किए जा रहे हैं। अच्छा खाना साहब, मैं एक जी बताइए। हाँ जी, इसमें जो है ना, ये मेरा तो एम्फेसिस ये है कि ये अब ये टेररिज्म की वेव आई हुई है, सारा ये इशू हमारे से चल रहा है। हम सोए हुए थे इतने अरसे, हमने अब आगे दूसरे एबिलिटी भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। हम इतनी देर पुलिस की कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई गई? मेरा तो पॉइंट ये है, फॉरेन टेरर में पैसा बाहर से आया, फॉरेन एड आई, उसमें मेजर जो था पोर्शन जो था उसमें से बड़ा ही जो परसेंटेज थी वो पुलिस को दी गई, जिससे शहरों में असल में एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म का मुकाबला करना है, उसको आप जो है प्रॉपर्ली जी बिल्कुल, जो यानी फ्रंट लाइन फोर्स है पुलिस, जो हर जगह पे टेररिस्ट के सामने खड़ी होती है, उसका मुकाबला करने के लिए उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग उस तरह नहीं की गई। बल्कि खाई साहब, एक स्कैंडल हमने एक्सपोज किया आज के प्रोग्राम में, जिसमें कोई तकरीबन 150 के करीब एहलकारों को पुलिस में जाली भर्तियां कर दी गई। आप आईजी पंजाब रहे हैं, ये एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, ये खुद लोगों को वेरीफाई करती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करती है कि कोई बंदा किसी जराइम में मुलविस तो नहीं है, ताकि उसको आगे नौकरी दी जा सके, वो बाहर जा सके। उस फोर्स के अंदर सरकारी एहलकारों, जिनमें आईजी ऑफिस के मेन क्लर्क, सुप्रीडेंट वगैरह शामिल थे, 150 लोगों को भर्ती कर लिया गया सर, और वो 3 से 4 साल मुख्तलिफ वीआईपी के साथ सिक्योरिटी ड्यूटियों में रहे। क्या इतनी बड़ी नेग्लिजेंस एक फोर्स से एक्सपेक्ट की जा सकती है सर? सिस्टम में खराबियां हैं जी, ठीक। सिस्टम में बीच में बंदे एंटर होकर इस तरह के जो क्रिमिनल कर जाते हैं, वो हमारा फुल प्रूफ नहीं है। इसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की, ऐसा कि आइंदा इस तरह की रेपुटेशन, और इसमें रिस्क जो आपने मेंशन किया है कि वो वीआईपी सिक्योरिटी में भी इन्वॉल्व रहे हैं। यानी गिलानी यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ एक हमने लिया था साबिक कांस्टेबल को, उसने खुद कन्फेस किया कि वो गिलानी हाउस में ड्यूटी कर रहा है। इसमें सिस्टम में देखे, मैं एक और बात बताऊं, ये तो वो तो बच के उनकी कुछ किस्मती थी कि इस तरह कोई और बंदा उसमें चले जाता टेररिस्ट टाइप का तो हो सकता था, लेकिन इसके अलावा ये वाकया जो है मुमताज कादरी वाला, उसमें तो रिकॉर्ड है, अफसरान ने उसमें लिखा हुआ था कि इसको वीआईपी ड्यूटी पे ना लगाया जाए, और वो लगा दिया गया। ठीक है, इस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में भी बहुत ज्यादा लूप होते हैं जिसको बेहतर करने की जरूरत है। ये डेफिनेटली बेहतरी की। अच्छा खालिद साहब, मुझे सिर्फ आखिर में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बड़ा विजिलेंस का बड़ा एक सिस्टम है पुलिस में और सब कुछ होता है, मगर काली भेड़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं। अभी हमने देखा कि मुनामा थाने के मुहर्रर ने पूरे का पूरा सरकारी असला बेच दिया, एंटी करप्शन में उसकी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, और अभी रिसेंटली गुलबर्ग में एक कांस्टेबल जो है वो खातून से पर्स छीनते हुए पकड़ा गया। बाकायदा जो पुलिस की वर्दी की पैंट थी वो उसने पहनी हुई थी, और वो भी एक सियासी शख्सियत के घर सिक्योरिटी ड्यूटी पे तैनात है। तो इन लोगों का क्या हल किया जाए, किस तरह इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए? आप क्योंकि साबिक आईजी रहे हैं, आप क्या ओपिनियन है आपकी? ये सिस्टम में काली भेड़े तो हर महकमे में पाकिस्तान में है, कौन सा है जिसमें नहीं है? अनफॉर्चुनेटली पुलिस में भी है, और इसमें चूंकि इंटरफेरेंस भी बाहर की बड़ी ज्यादा होती है, उसमें सिफारशी भी बड़े लोग आ जाते हैं लोअर रैंक्स पे, तो डेफिनेटली इसमें ये लूप होल्स हैं। और लेकिन है कि ऑफिसर्स जो है नॉर्मल जब नोटिस में एक्शन तो सख्त होता है, आप तो कोई नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये नीचे लेवल पे जो है ना कोई ये मिली बगल से ये सारा सिस्टम चल रहा है, तो इसको बेहतर होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा खालिद फरूक, फॉर्मर आईजी पंजाब। मैं दोबारा चलता हूं लाहौर स्टूडियो की तरफ, डीआईजी ऑपरेशन से मैं बात करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने कुछ सिस्टम भी दिया है, 1-5 पैरेलल सिस्टम पुलिस का चल रहा था, बच्चे को पता है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 1-5 मिलाना है और पुलिस जो है वो आ जाएगी, लेकिन आप लोगों ने कोई पैरेलल सिस्टम भी शुरू कर लिया है, और कुछ लोग ये शिकायत करते भी नजर आते हैं कि पुलिस 1-5 पे नहीं आती बल्कि शायद 8330 पे मैसेज करो तो वो पहले पहुंच जाती है। क्या वाकई ये दुरुस्त है? अच्छा शराज, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें अपना कम्युनिकेशन लोगों के साथ इम्प्रूव करना है, हमने अपना ट्रस्ट जो है उसे बिल्ड करना है, हमने लोगों को रिस्पॉन्ड करना है, हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जिस तरीके से भी हमें कॉल हो, थ्रू 15 हो या 8330 हो, हमने रिस्पॉन्ड करना। अब ये सिस्टम है क्या, 15 अनफॉर्चुनेटली चोक हो जाता है। आपकी अगर एक दिन में 5000 कॉल्स आती हैं तो 95% कॉल्स जो हैं फेक हैं, प्रैंक हैं। तो हमने 15 को भी अपग्रेड किया है ताकि हम इस तरह की प्रैंक कॉल्स डिटेक्ट कर सकें। साथ हमने एक लोगों के साथ अपना
2 वे ट्रैफिक का एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया है जिसको हम 8330 बेस्ड सिस्टम कहते हैं। लोग हमें SMS करें तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं इमीडिएटली, तो वो मेरा ख्याल है उसमें हर्ज की कोई बात नहीं है। जितने मैक्सिमम कम्युनिकेशन मोड्स हो सकते हैं जिनके साथ हम पब्लिक को एक्सेस कर सकें, फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको आज बताऊं तो हमारे पास तो व्हाट्सएप भी है, हमारे पास तो फेसबुक भी है, हमारे पास ट्विटर भी है, और व्हाट्सएप के थ्रू लोग हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिनसे हमें हेल्प मिल रही है क्राइम को प्रिवेंट करने में, कर्ब करने में। तो मेरा ख्याल है पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन ओपन करने में हर्ज कोई नहीं है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये जो डॉल्फिन फोर्स आपने बनाई है इसके वाले से ये भी कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म इनके पास एक है, हेडक्वार्टर आगे चेंज करना है, मोटरसाइकिल्स का आपके पास मैकेनिक कोई नहीं है, यानी अभी इनिशियली आप लोगों ने इसको लॉन्च तो कर दिया मगर जो कोई पैरामीटर्स इसके सेट करने थे डिसिप्लिन के और बाकी चीजों के, वो आप लोग लैक कर रहे हैं और आगे मजीद लोग भी भर्ती किए जा रहे हैं, तो इन हालात में किस तरह इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं? देखिए, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसमें अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसमें बजाय र्यूमर्स के, बजाय इसमें हेयर से के, वो चीज़ जो भी जिस शख्स के जहन में भी कोई इबाहम हो मुझसे कंफर्म कर लें। एक प्रॉपर इसका सिस्टम बनाया गया है। टाइम शिफ्ट मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स हमने ये किए हैं कि हम इनको कुर्बान लाइन से मूव करते हैं। इनका प्रॉपर एक सिस्टम है जिसमें इनकी वर्कशॉप, मोटरसाइकिल्स की मेंटेनेंस, यूनिफॉर्म्स की रिप्लेसमेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, GPS बेस्ड इनकी ट्रैकिंग, इनका लेटेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, हर चीज़, हर गर्ज, मतलब ये है कि हर वो चीज़ जिससे एक मॉडर्न प्रिवेंटिव यूनिट चलता है वो इसमें हमने इनकॉर्पोरेट की है। ऑब्वियसली एक नया प्रोजेक्ट है, एक पायलट प्रोजेक्ट है, हमें टाइम लगेगा चीज़ों को इन प्लेस करने में, लेकिन हमने हर चीज़ केटर फॉर की है अपने प्लान में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदर अशरफ, बहुत शुक्रिया वसीम रियाज। मैं अपने दीगर मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कुछ चीज़ें आपको एक्सपोज की, पंजाब पुलिस के हवाले से हमने आपको बताया और दिखाया कि किस तरह पंजाब पुलिस में जो लोगों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती है उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। 150 के करीब लोगों को भर्ती कर लिया गया। इसके अलावा इसके अपने जो एहलकार मुख्तलिफ जराइम में मुलविस है। बहरहाल हाजिर सर्विस और रिटायर्ड तमाम जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस और मैकेनिज्म की जरूरत है पंजाब पुलिस के ऊपर, ताकि लोगों को ये बेहतर से बेहतर तरीके से सर्व कर सके। आज के प्रोग्राम के लिए बहरहाल इतना ही। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने, देखते रहिए डॉन न्यूज।